ये 2023 पेपर एनालिसिस का पार्ट 2 है वीडियो का। स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन हैं हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर एंड प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। हाँ, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ओनली 2। अब देखिए, इसके बारे में हमें जानना होगा जननी सुरक्षा योजना है क्या है। याद रखिएगा, ये जो है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी कि ये जो यहाँ लिखा है ना स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ये गलत है। ये सेंटर की स्कीम है 100%, और कहाँ है? अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये जो स्कीम है क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है कैश असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर किस चीज़ के लिए? फॉर डिलीवरी एंड पोस्ट पार्टम केयर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एनडीए 2023 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये बस इतना इसके बारे में जान लीजिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बाकी एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकिंग अंडर अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे यूपीएससी ने बहुत स्पेसिफिक चेंजेस किए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए। इट प्रोवाइड्स prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescents and pregnant women. It runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. It provides for periodic deworming to children and adolescents. It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. याद रखिए, ये क्वेश्चन मैंने भी जब एग्जाम में अटेम्प्ट किया था तो मैंने भी कुछ मिस्टेक्स इसमें कर दिए थे। ठीक है, इसका आंसर होगा ओनली 3। याद रखिए, प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं है, ये आयरन, प्रोफाइलेटिक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट है। ठीक है, तो और एक और चीज़, ये यहाँ पे जो लिखा है ना, जो चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ये कवर करते हैं अराउंड चिल्ड्रन बिटवीन 1 से 19 ईयर्स। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिए, देखिए ये 4th स्टेटमेंट जो है, ये 4th स्टेटमेंट सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्ट्रेटजी है अनीमिया मुक्त भारत। अब सीधी सी बात है, अनीमिया जो है उसके एक तो कारण होंगे न्यूट्रिशनल कॉजेज़ जिसके कारण अनीमिया होता होगा, साथ ही साथ नॉन न्यूट्रिशनल भी होते होंगे। ठीक है, तो भैया अगर हमें कॉम्प्रिहेंसिवली किसी चीज़, किसी बीमारी को हटाना है तो हमें उसके दोनों एस्पेक्ट को देखना होगा ना। तो इसीलिए न्यूट्रिशनल भी देखेंगे और नॉन न्यूट्रिशनल भी देखेंगे। पहला स्टेटमेंट हो गया न्यूट्रिशनल का केस, चौथा स्टेटमेंट हो गया नॉन न्यूट्रिशनल का केस। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट, कार्बन फाइबर्स के ऊपर देखिए क्वेश्चन आया है 53। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ठीक है, चलिए ऐसे देखा जाए, इसका आंसर होगा 1 ओनली। अब याद रखिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कार्बन फाइबर्स होते हैं इसका साइज होता है अराउंड 5 से 10 mm इन डाईमीटर, और दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ कौन सा एटम? कार्बन एटम्स। ठीक है, याद रखिएगा, जो नॉर्मल फाइबर्स होते हैं ना, जैसे ग्लास फाइबर हो गए, ठीक है, फिर बसाल्ट फाइबर हो गए, उसके कंपैरिजन में ये जो कार्बन फाइबर्स होते हैं ना, ये कॉस्टली होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, ये रिसाइक्लेबल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। Detection of accidental free fall of a laptop towards the ground which results in the immediate turning of the hard drive. Detection of the tilt of the smartphone which results in the rotation of display between portrait and landscape mode. In how many of the above action is the function of accelerometer required? देखो क्या होता है एक्सेलेरोमीटर का, किसी से रिलेशन है? स्पीड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, स्पीड। अब सीधी सी बात है,
कार का स्पीड जब होगा अचानक से रुक जाएगी, एयरबैग्स डिप्लॉय हो जाएंगे, एक्सीडेंटल फ्री फॉल होगा, अचानक से स्पीड आएगा, गिरेगा तो उससे क्या होगा, ये जो है हार्ड ड्राइव जो है इसकी टर्न ऑफ हो जाएगी। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट, आप देखते होंगे इस मोबाइल फ़ोन आपका है वो ऐसे उल्टा रखा हुआ है, जैसे ही उसको आप उठाते हैं देखते हैं लाइट जल जाती है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, रोटेट हो रहा है तो टिल्ट हो रहा है, कुछ स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है उसका। तो इसलिए ये तीनों में एक्सेलरोमीटर जो है वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 55, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। बायोफिल्टर्स convert ammonia present in fish waste to nitrates. Biofilters increase phosphorus as nutrients for fish and water. याद रखिएगा, बायोफिल्टर इंक्रीज नहीं करता है, ये डिक्रीज करता है। इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। याद रखिएगा, ये जो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जो है ना, ये क्या है, ये इंडोर टैंक बेस्ड सिस्टम है for controlled environment for high density fish production, ठीक है। बस रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम वाले न्यू टर्म था, तो इसके बारे में इतना जान जाइए, बस इनफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये साइंस का हमारे क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में भी था, ठीक है। चलिए, objects, Cepheids, giant clouds of dust and gas in space, nebulae, stars which brighten and dim periodically, pulsars, neutron stars that are formed when massive stars run out of fuel and collapse। चलिए, मान लीजिए, मैं ये तो मान रहा हूँ कि ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है, ठीक है। चलिए 3 तो चलिए मैच कर गया। अब देखिए यूपीएससी ने क्या किया है, यहाँ पे यूपीएससी ने लगाया है कौन सा रूल, स्वैपिंग रूल। सेफिड्स जो होता है वो होता है स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, और नेबुले जो होता है वो है जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। तो चलिए, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगली बार जब सेफिड्स और नेबुले के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये बस इसका बेसिक कंसेप्ट याद होगा। देखिए, कंसेप्ट याद होगा तो आप अपने आप वहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं, आप लॉजिक लगा सकते हैं। आपको पता ही नहीं होगा किसी चीज़ के बारे में तो आप कैसे फिर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इतना जो है इसके बारे में, बस डेफिनेशन इसका जो है थोड़ा बहुत समझ लीजिए, याद कर लीजिए, हो गया, काम बन जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। याद रखिए, इसका आंसर है जापान। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, QZSS। लेकिन हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं अब, क्योंकि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का क्वेश्चन आया है तो और भी कंट्रीज़ के हम लोग नेविगेशन सिस्टम के बारे में जान लेंगे। याद रखिएगा, रशिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है GLONASS, ठीक है। चाइना का जो है उसका नाम है बेडू, ठीक है। इंडिया का जो है उसका नाम है IRNS, इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। ये जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा भी है, ठीक है। और साथ में यूरोपियन यूनियन का जो है उसका नाम है गैलीलियो। तो ये 4 आपको क्या पता होने ही चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है फ्यूचर में कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ ले। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन आया है बैलिस्टिक और अग्नि 5 जो है उसके मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच अंतर क्या होता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्रूज़ मिसाइल जो है ये विद इन एटमॉस्फेयर में रहती है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर जा सकती है, ठीक है। साथ ही साथ क्रूज मिसाइल में क्या यूज़ होता है, जेट इंजन का यूज़ होता है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये रॉकेट पावर्ड होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, ब्रह्मोस, और इसका अग्नि 5, ठीक है। चलिए, अगर आपको ट्रिक से थोड़ा सा लगाना है, आपको समझना है, किसी चीज़ को याद करना है, तो याद रखिएगा B इज़ नॉट इक्वल टू B, मतलब ब्रह्मोस इज़ नॉट इक्वल टू बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट propelled at subsonic speeds throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of the flight। देखिए हमने क्या पढ़ा है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है रॉकेट पावर्ड,
और जेट कौन सी होती है, क्रूज होती है। ठीक है, देखिए कैसे स्वैप किया। नेक्स्ट, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल नहीं होती है, क्या होती है अग्नि 5, ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। आपने देखा कैसे यूपीएससी ने केवल नॉर्मल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़े बहुत सुपरसोनिक, आपको बस नॉर्मल इसका डिफरेंशिएशन पता होगा तो आप सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे, आपको अंदर की टेक्निकल डिटेल्स जानने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। पहला है, देखिए, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड। हो सकता है सोर्स, मान लीजिए अगर 0.01% भी आ गया तो भाई सोर्स तो हुआ ही है। ठीक है, नेक्स्ट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी पॉल्यूशन। हो सकता है पॉल्यूटेंट कुछ कहीं से भी कुछ भी निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नो नोन सेफ लेवल्स ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। इसका आंसर होगा 2। अरे भैया, हमारे पास इतना बड़ा मीना माता कन्वेंशन है, किसके ऊपर, मरकरी के ऊपर हमने इतना बड़ा कन्वेंशन बना दिया, और ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन सेफ लेवल ही नहीं हो। ठीक है, तो इसका एक सेफ लेवल होता है, इतना बस आप याद रखिएगा। इसका टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है कि कितना % या कितना % सेफ लेवल होता है, वो कोई काम का नहीं है। बस याद रखिएगा इसका एक सेफ लेवल होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इससे रिलेट करिए ना कि हमने इतना बड़ा कन्वेंशन बना दिया, ठीक है, और हमें पता ही नहीं है कि सेफ लेवल क्या है इसका। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिएगा, इंडिया ने 2017 में इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, मीना माता कन्वेंशन को। चलिए नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट कैन बी, देखिए जनरलाइज स्टेटमेंट देखिएगा। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। हो सकता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात बोली जा रही है, हर जगह तीनों स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी की बात बोली जा रही है। कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, मान लो थोड़ा सा भी यूज़ हो गया तो भाई ये तो गेम सही हो गया ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल 3। याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जान जाइए आप लोग, क्या होता है ये। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, जो क्या करता है, वाटर को स्प्लिट कर देता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ याद रखिएगा, भारत का एक मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसका टारगेट क्या है, प्रोड्यूस 5 मिलियन टन्स पर एनम बाई 2030। बस इतना याद रखिए, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यूक्रेन की जो लैंड बॉर्डर है वो किससे किससे लगती है। याद रखिए, रशिया से लगती है, बेलारूस से लगती है, पोलैंड से लगती है, सॉरी स्लोवाकिया से लगती है, हंगरी से लगती है, रोमानिया से लगती है और मोल्डोवा से लगती है। इतने कंट्रीज से अराउंड 7 कंट्रीज़ ये जो है 7, इससे इसका बॉर्डर लगता है। मिला लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। ठीक है, हंगरी और रोमानिया, लिथुआनिया, लैटविया, चेक रिपब्लिक और बल्गेरिया से इसका बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब देखिए, ज्योग्राफी से आप देख रहे होंगे आजकल क्या कर रहा है, बहुत स्टैटिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है और ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ रहा है, तो हो सकता है इस साल 2025 में इसका वेटेज बढ़ जाए। ठीक है, सॉरी, पहला स्टेटमेंट, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ रिसीव्ड एट द पोल्स। याद रखिएगा, यूपीएससी जहाँ स्पेसिफिक जा रहा है थोड़ा सा हमें दिमाग में खटकना चाहिए, 10 टाइम्स नहीं होगा, क्या होगा ये, कितना, अराउंड 5 टाइम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंफ्रारेड रेज कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। याद रखिएगा, ये इंफ्रारेड रेज नहीं होता है, ये कौन सा रेज होता है, यूवी एंड विजिबल लाइट रेज। ठीक है, नेक्स्ट,
Infrared waves are part of the visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation. याद रखिएगा, they are not a part. इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो विजिबल स्पेक्ट्रम होते हैं उसके पार्ट नहीं होते हैं. तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? ये है. इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ज्योग्राफी का थोड़ा आप जो भी रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा कंसेप्चुअली रिवाइज करिएगा. ठीक है, जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 63. अगर आप देखेंगे तो इस पे एनसीईआरटी में डिस्कशन किया गया है. ठीक है, मतलब बुक्स में बहुत बार मेंशनड है. और एक और चीज़, यूपीएससी ने इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है. ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. भाई पहले ही आंसर मिल गया, पहला ही स्टेटमेंट हमें गलत दिख गया. ये रिच नहीं होता है, ये क्या होता है? डेफिसिट होता है. क्यों? क्योंकि इंटेंस यहाँ पे क्या होती है? लीचिंग होती है. अब मुझे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं सीधे ही आंसर लगा सकता हूँ. स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिए. द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली. बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 देखते हैं. द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर. बिल्कुल गलत है. ग्रेटर नहीं होता है, लेसर ड्यूरिंग समर है देन इन विंटर. याद रखिएगा, विंटर में जो ये कॉन्ट्रास्ट होता है ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली इन समर. तो इसमें भी मुझे आंसर डायरेक्ट मिल गया है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना होता है बेसिकली कि अगर एक स्टेटमेंट भी आप सही या गलत आप निकाल लेंगे ना, तो आपको सीधी सी बात है आंसर इसका जल्दी मिल जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इन अ सिस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than the S waves. हम लोग ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि P waves जो होते हैं वो जल्दी आते हैं, S waves जो होते हैं दे आर लास्ट टू रिजॉर्ट, लास्ट जो होते हैं वो आते हैं. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, इन P waves the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in the S waves the particle vibrate up and down at right angles to direction of the wave propagation. बिल्कुल सही है. अगर आप जीसी लियोंग देखेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट लाइन उठाया गया है. पी वेव्स जो होता है वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन, मतलब ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन. और जो एस वेव्स होता है ये अप डाउन के डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है. इसलिए दोनों बिल्कुल करेक्ट है. एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जो पी वेव्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मतलब पास थ्रू करते हैं, और जो एस वेव्स होते हैं पास करते हैं ओनली थ्रू दी सॉलिड. और एक और चीज़, इस साल का जो जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ है 2025, उसमें इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट किया गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. विथ रेफरेंस टू दी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नन ऑफ देम यूज सी वाटर. अरे भैया, गुजरात में थर्मल पावर प्लांट है, क्या वो सी वाटर नहीं लेगा? पहला स्टेटमेंट गलत. नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट. भाई गुजरात, महाराष्ट्र के पास तो वैसे भी वाटर की कमी है, जो प्रॉपर फ्रेश वाटर है उसकी कमी है, तो वहाँ पे क्या कोई थर्मल पावर प्लांट लगेगा? नहीं, बिल्कुल गलत है. नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड. भैया अदानी प्लांट कहाँ गया? ये तो प्राइवेट ही है, ये गवर्नमेंट कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नन. चलिए, वोल्बचिया मेथड सॉरी, वोल्बचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग. इसका सीधा सा आंसर होगा क्या? कंट्रोलिंग दी वायरल डिजीजेज स्प्रेड बाय मस्कीटोज. देखिए इसमें क्या है, कौन सा मस्कीटो? एडिस एजिप्टी. ठीक है, साथ ही साथ देखिए इसमें कुछ प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के बारे में बात की गई है, तो उसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है. पॉलीकैप्रोलैक्टोन और दूसरा पॉलीब्यूटिलीन सकिनेट. ठीक है, ये दोनों क्या है, मैंने नेट पे सर्च किया तो ये पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं. पेट्रोलियम बेस्ड ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये डिग्रेडेड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं. चलिए, इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 68. चलिए, इसमें क्या है दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली.
increasing the alkalinity of oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated water. ठीक है. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? ठीक है. याद रखिएगा इसका आंसर होगा all थ्री. ठीक है. अगर आप देखेंगे तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये CSC 2017 में रिपीट किया गया था कार्बन डाइऑक्साइड से. ठीक है. तो देखिए क्या होगा, ये तीनों मेथड करने से क्या होता है, जो कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन होता है ना, उसका प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. जो हम लोग कार्बन को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और इसको सिक्वेस्ट्रेट कर देते हैं, इसको एक जगह बंद कर देते हैं. ठीक है. तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन. और ये तीनों प्रोसेस जो है उससे होता है. कार्बन कैप्चर कैसे क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग कार्बन को फ्रॉम एयर. ठीक है. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल फ्रॉम लैंड सर्फेसेज एंड वाटर बॉडीज. ठीक है. नेक्स्ट है, देखिए इसमें कुछ मेटाजेनोमिक्स के बारे में बात हो रही है, जीन के बारे में. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो डी और सी को हटाऊँगा. मेरा कन्फ्यूज़न पता है कहाँ होगा, एक डीएनए सैंपल पे रुकेगा क्योंकि ये कुछ डीएनए और जीन से रिलेटेड है. दूसरा अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ अ हैबिटेट पे रुकेगा. ठीक है. तो ए और बी जो है सबसे पहले मैं दो ऑप्शन लिमिट कर दूंगा. अब क्या है इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा ए. तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, वर्ड्स को ब्रेक करके हम लोग को कंफर्टेबल ऑप्शंस पे पहुंच जाना है. ठीक है. उसके बाद देखिए दो, जहाँ दो मान लो दो ऑप्शन बच गए तो उसके बाद तो थोड़ा बहुत लक भी होता है हमारा. ठीक है. लक साथ दिया, कई बार क्या होता है हम गलत ही ऑप्शन मार देते हैं. ठीक है. तो उसमें ज़्यादा घबराना नहीं है. अब दो ऑप्शन पहुंच गए तो प्रोबेबिलिटी फिर हाई हो जाती है हमारे सही होने की. ठीक है. तो इसलिए ऑप्शन अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसमें आप वर्ड्स को ब्रेक करना सीखिए. ठीक है. जैसे आप माइक्रो सैटेलाइट डीएनए देख लीजिए, इसमें सीधी सी बात है कुछ डीएनए के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. यानी कि माइक्रो सैटेलाइट मतलब बहुत छोटी चीज़, बहुत छोटा डीएनए है. माइक्रो मतलब बहुत छोटे लेवल पे बात हो रही है, माइक्रो है. ठीक है. देखिए अब जैसे इसमें है असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन. भाई डीएनए से कहाँ रिलेशन है इसका, प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स. ठीक है. चलिए ठीक है मैं देख लेता हूँ. स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज. भाई स्टेम सेल्स डीएनए क्या रिलेशन है. स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना. ठीक है. मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे इवोल्यूशनरी की बात की गई है. इवोल्यूशन कैसे, डीएनए जीन. और तीसरा प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स. तो इसका अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा ए. ठीक है. माइक्रो सैटेलाइट यहाँ पे देखिए एक डीएनए की बात कर रहा है. डीएनए यानी कि वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना. ठीक है. फौना मतलब एनिमल्स, मतलब स्पीसीज. सेल्स जो उनका मेजर कंपोनेंट बना रहा है, डीएनए जो उनका मेजर कंपोनेंट बना रहा है, हेरिडिटरी. ठीक है. तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ए होगा. ठीक है. इसमें हमने क्या किया था, दो एलिमिनेट कर दिया था वर्ड को ब्रेक करके, समझ के, और फिर लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में गेम खेला. ठीक है. कि जो मुझे सबसे करीब लगा उसको क्या किया हमने, आंसर टिक किया. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंडिया. ये कुछ MSME के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. अब देखिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जानने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन जानना है. याद रखिएगा अभी MSME का जो डेफिनेशन है इसको रिवाइज्ड किया गया है कब, बजट 2025 के समय. ठीक है. देखिए MSME अब हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है एक तरफ क्या है, टर्नओवर क्राइटेरिया. ये हो गया माइक्रो, ये हो गया स्मॉल और ये हो गया मीडियम. माइक्रो में इन्वेस्टमेंट का लिमिट क्या है, 2.5 करोड़, स्मॉल में 25 करोड़ और ये 125 करोड़. टर्नओवर में लिमिट क्या है, 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़.
ठीक है, तो इतना आप लोग, ये डेफिनेशन जो है इस बार रिवाइज किया गया है, इसलिए हो सकता है ये इस बार के लिए 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, द मीडियम इंटरप्राइजेज आर दोज विथ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 15 करोड़ एंड 25 करोड़। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये 25 करोड़ से लेके एक मीडियम की बात पूछ रहा है ना, तो मीडियम में क्या है, 15 करोड़ से 25 करोड़ नहीं है, ये 125 करोड़ है करंट डेफिनेशन के हिसाब से, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑल बैंक लोन्स टू दी MSME क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। हमें हो सकता है लगे कि ये ऑल बैंक लोन्स लिखा है इसलिए ये एलिमिनेट कर दे, लेकिन नहीं, जो ऑल बैंक लोन्स होते हैं, अगर आप RBI की जो प्रायोरिटी सेक्टर वाली लिस्ट देखोगे तो उसमें मेंशन्ड है कि ऑल बैंक लोन्स टू MSME सेक्टर जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू दी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। बिल्कुल, ये US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम कहाँ का है, मान लो ये USA का है, अरे भैया हो सकता है हम अपना कोई इंडिजिनस सिस्टम भी तो बना सकते हैं, इंडिया अपना भी तो बना सकता है, तो पॉसिबल तो है ही, तो इसलिए स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, जनरलाइज स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। बिल्कुल, अरे भाई ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, वो चाहे कुछ भी कंडीशन लगाए, इससे दुनिया को क्या मतलब, वो अपना भारत सरकार है, कुछ भी कंडीशन लगा सकती है, तो इट कैन बी डन ना, वो कंडीशन जो है कुछ भी लग सकता है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, जनरलाइज स्टेटमेंट की बात हो रही है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फाइनेंस द टर्म बेटा रिफर्स टू, बीटा। ठीक है, इसमें सीधे आंसर देखते हैं। इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। याद रखिएगा, जो बीटा है टर्म है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, सारी सारी स्टॉक मार्केट से कुछ और रिलेटेड टर्म्स हैं, एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, प्लस ये बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है। याद रखिएगा, बुलिश जो होता है जब मार्केट ऊपर उठने वाला होता है, बियरिश जो होता है जब मार्केट नीचे गिरने वाला होता है। तो और सर्किट ब्रेकर जो है, आप खुद एक बार देख लीजिएगा कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, हो सकता है इस बार एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर है, द सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है। द सेल्फ हेल्प ग्रुप program was originally initiated by the State Bank of India by providing microcredit to the financially deprived. Sorry. In an SHG, all members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. The RRB and scheduled commercial banks support a self-help group. ठीक है, तो याद रखिए इसमें जो पहला चीज़ दिया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव नहीं है। किसका इनिशिएटिव था? नाबार्ड। कब? 1986। साथ ही साथ हमने क्या कुछ पढ़ा है, स्टेट सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम पढ़ा है कि स्टेट सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, ये टोटली जो सारे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपस में लोन बांटते हैं, और एक बंदा अगर लोन नहीं देता है, कोई रिटर्न नहीं करता है, तो पूरा ग्रुप जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और लोन जो है बैंक को रीपे करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कंसेप्ट किसने लाया था? मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश। ठीक है, इसका आंसर होगा ओनली 2, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। नेक्स्ट, अंडर इंडियाज decentralized approach to health care delivery, the states are primarily responsible for organizing health services। देखिए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि स्टेटमेंट 2 जो है ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है? अरे भाई, स्टेट्स का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो क्यूरेटिव केयर और लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर पे ही फोकस करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। याद रखिए, कुछ याद आ रहा है UPSC 2021 में जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, देखिए कैसे UPSC रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
India needs to extract more than a quarter of world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18%. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, इसमें लिखा है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स, जबकि इंडिया सबसे ज़्यादा किस लिए यूज़ करता है, 80 से 90% एग्रीकल्चर में यूज़ करता है। समझ में आ गया? एक आपको गलत स्टेटमेंट मिल गया, आपको आंसर मिल गया यहाँ पे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। याद रखिए ये आपका एनसीईआरटी में सीधे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 77. According to the Constitution of India, central government has a duty to protect states from internal disturbances. बिल्कुल, कौन सा आर्टिकल याद आना चाहिए आपको? आर्टिकल 355. Next, the Constitution of India exempts the state from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. Exempt नहीं करता है, क्या करता है? अलाउ करता है। भाई हम डेमोक्रेसी हैं, हम हर इंसान को मौका देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैनॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। भैया ये कैनॉट भी नहीं होगा, इट कैन बी यूज्ड है। ठीक है, साथ ही साथ ये तो जो था रिपील्ड भी हो गया था 2004 में। इसका आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2। ये सेकंड स्टेटमेंट जो है, ठीक है, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट मैंने गड़बड़ बोल दिया। कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स दी स्टेट, मतलब ऑब्वियसली अलाउज ही करता है। ठीक है, अलाउ ही करता है अंडर आर्टिकल 22(5). सॉरी मैंने गड़बड़ से गलती से उसको कुछ और पढ़ लिया था, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो दोनों करेक्ट है, ओनली 2 है। ये जो 3 है वो स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in the news in the recent past for its very severe famine? अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होगा, आपने ध्यान दिया होगा, आपने देखा होगा कि एक कंट्री जो है वो मैसिवली न्यूज़ में रही है। कौन सी है? सोमालिया। किस लिए? सिविल स्ट्राइक भी हुआ है वहाँ पे और फूड शॉर्टेजेस वगैरह भी हुए हैं। हम लोग बाकी कंट्रीज़ जो है वो न्यूज़ में क्यों रही हैं वो देख लेते हैं। अंगोला ने क्या किया है रिसेंटली, ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उसको छोड़ दिया है। अब याद रखिए ओपेक जो है वो सेटअप कब हुई थी? अराउंड 1960s में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? वियना में। ठीक है, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है। साथ ही साथ कोस्टा रिका जो है, यहाँ पे वॉयलेंट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे अभी, और साथ ही साथ ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ठीक है, इक्वेडर का याद रखिए, इक्वेडर जो है यहाँ पे मैसिव अनरेस्ट हुआ था। ठीक है, और एक और चीज़ के बारे में है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली डाइवर्स नेशन है। ठीक है, बस इतना आप याद रखिए। साथ ही साथ एक कोस्टा रिका के बारे में जान लीजिए, इसका जो कैपिटल है वो कौन है? सैन जोस। बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In India, the biodiversity management committees are key to the realization of the objective of Nagoya Protocol. The biodiversity management committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सीधे हमारे कन्वेंशन से लिए गए हैं। याद रखिएगा नागोया प्रोटोकॉल जो है किस पे फोकस करता है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट के ऊपर एक डिटेल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस साल CDS 2025 में भी प्रेजेंट के ऊपर डिटेल क्वेश्चन आता है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स है यूपीएससी जो हर साल रिपीट करता है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। इसका मतलब पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो चुनाव होता है, क्या उसमें ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग लेते हैं? अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट, हायर द नंबर ऑफ द इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज़ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA। याद रखिएगा, हायर नहीं होता है, वो लोअर होता है। क्या है फॉर्मूला? टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट
अपॉन टोटल इलेक्टेड MLA इंटू 1/1000। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ MP इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। नहीं, याद रखिएगा MP में जो है 131 है और केरला में 152 है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ देखते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ये स्टेटमेंट हमारे फॉर्मूले से अलाइन भी हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विथ रेफरेंस टू दी Indian history, Alexander Rear, A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot were associated with। सीधा इसका आंसर होगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। ये NCERT में भी अलेक्जेंडर रियर तो आपको मिल ही जाएंगे और साथ ही साथ अगर आपने लूसेंट बुक पढ़ी है तो उसमें भी आपको ये नेम्स बहुत कॉमनली मिल जाएंगे। ठीक है, वॉल्टर एलियट जो था कहाँ से रिलेटेड था, विजयनगर। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज किसके अंदर हुआ था भारत में, डलहौजी, और पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से लेकर थाने, ईयर 1853। बस इतना याद रखिएगा, हो जाएगा। नाउ कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। जो ये साइट्स हैं, एंशिएंट साइट्स, उसके ऊपर यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। बेसनगर जो है वो शैवाइट के लिए फेमस नहीं है, वो वैष्णवाइट के लिए फेमस है, यानी कि विष्णु भगवान के लिए। साथ ही साथ भाजा जो है वो बुद्धिस्ट केव श्राइन बिल्कुल है, और सितन वसल जो है जैन केव श्राइन है। भाजा कहाँ है, याद रखिएगा पुणे। सितन वसल कहाँ है, तमिलनाडु। और बेसनगर कहाँ है, ये विदिशा MP। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2। ठीक है, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। ये प्लेसेस अगर मान लीजिए फिर से रिपीट हो जाए तो आपको कम से कम इतना पता रहे कि इनकी लोकेशन क्या है और किस चीज़ से, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है या जैनिज्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट 83 स्टेटमेंट 1, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे। याद रखिएगा इसका आंसर होगा ए, जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली भी करेक्ट है और ये सेकंड इसको एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड, अब याद रखिए डेट जो है, क्या इससे कुछ स्वदेशी मूवमेंट याद आ रहा है, कब हुआ था, 1905। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। चेयर ऑफ इंडिया, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सेशन हुए थे, तो उसके चेयर याद कर लीजिए, चेयरपर्सन कौन थे। 1905 में कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कौन थे, दादा भाई नेहरूजी। और 1907 में कौन थे, रास बिहारी बोस। क्या इसके टाइम में कुछ सूरज स्प्लिट हुआ था, क्या हुआ था इसमें, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स फैक्शन जो है ये दोनों किसके थे, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर थे, अब ये यहाँ पे इनके दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे, एक मेजर डिवीज़न आ गया था कांग्रेस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। चलिए देखते हैं। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm into 400 mm। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। टफ क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, स्टैंडर्ड साइज जो है ये मेंशन्ड फ्लैग कोड में ये वाली नहीं है, इसलिए क्या पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। अब आपने पहला स्टेटमेंट गलत निकाल लिया तो क्या आपको दूसरा स्टेटमेंट देखने का भी ज़रूरत है, सीधी सी बात है। आप सीधे चल जाइए आंसर नंबर डी पे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब याद रखिए जो फ्लैग कोड था, फ्लैग कोड जो 2002 है, इसको रिसेंटली अमेंड किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो सेंटर ने है इसको अलाउ किया गया था कि नेशनल फ्लैग जो है अब दिन और रात दोनों में फहराया जा सकता है और ओपन में भी इसको डिस्प्ले किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि क्या कुछ हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसको इसका अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। द कॉन्स्टिट्यूशन डे is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens। बिल्कुल सही, ये प्रीएम्बल में भी मेंशन है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर। देखिए इसमें सेकंड पार्ट तो सही है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो B.R. अम्बेडकर के द्वारा तय की गई, लेकिन क्या ये डेट सही है? जी नहीं, डेट जो है वो 29 अगस्त 1947 है, जहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म की गई थी। और किसने फॉर्म किया था? हमारे अम्बेडकर जी में। अब आपको आंसर मिल गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आप देख रहे हैं यूपीएससी कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू एंड स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड। याद रखिएगा, इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, गोल्ड और सिल्वर जो है उसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम रिजर्व्स जो है वो कहाँ कहाँ है। गोल्ड का मैक्सिमम रिजर्व जो है टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है और सेकंड में रशिया है। जहाँ तक सिल्वर की बात है तो सिल्वर का टॉप है पेरू, चाइना, पोलैंड, ठीक है। और इंडिया में जो है ये कहाँ मिलता है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद कर लीजिएगा, ये आपके हो सकता है फ्यूचर में काम आ जाए किसी एग्जाम्स में आपको, ठीक है। प्रीलिम्स में हो सकता है ये इंडायरेक्टली फॉर्म में रिपीट हो जाए, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिसेंटली द USA एंड द यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है भैया, हो सकता है लॉन्च किया हो। द USA एंड द EU क्लेम that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control। अब देखिए, इसमें देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल की बात हुई है, ठीक है। तो इसमें ये लोग का फोकस एरिया है इन्वेस्टमेंट और साथ में बायलैटरल ट्रेड। अब सीधी सी बात है, US और EU है, ठीक है, US और एक तरफ EU है, ठीक है। इसमें लिखा है कि फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर द कंट्रोल। क्या EU जो है US को बोल सकता है कि तुम किसी चीज़ का प्रोडक्ट रोक दो, प्रोडक्शन करना रोक दो किसी चीज़ का? या फिर क्या US EU को बोल सकता है कि भाई तुम ये जो है क्लोथ्स तुम क्यों बना रहे हो, तुम प्रोडक्शन रोक दो? अरे भाई, ये जो कोई कंट्री है ये उसका अंदर का डिसीजन है ना, ये एक दूसरे कंट्री किसी को थोड़ा ना किसी के ऊपर थोप सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट और बायलैटरल ट्रेड के ऊपर है, ट्रेड फैसिलिटेट करेगा, ये किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेगा। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। याद रखिए, क्या मैंने बोला था, डेटा आएगा तो दिमाग में खटकना चाहिए। Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of the India's product link incentive scheme। अरे भाई, भारत सरकार ने जब स्कीम लाई है तो लोकल कंपनीज और फॉरेन कंपनीज जो है वो उसका एडवांटेज तो उठाएगी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब जो 3.2% है, याद रखिएगा ये 3.2% नहीं है, ये 1.8% है। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए 89 पे चलते हैं। The Stability and Growth Pact of the European Union is a treaty that limits the levels of the budgetary deficit of the country of the European Union, makes the countries of the European Union to share their infrastructure facilities, enable the countries of the European Union to share their technology। देखिए, इसमें अगर देखा जाए स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट जो है, ये नाम ही से लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। अब ये किसी कंट्री के ऊपर दबाव नहीं दे सकता है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दूसरे को शेयर करो ही। मान लो कोई XYZ नेशन है, ठीक है, XYZ नेशन है, इसने यूरोपियन यूनियन के साथ ग्रोथ पैक्ट साइन किया है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हो सकता है ये जो XYZ नेशन हो ये टेरर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हो, ये इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेगा, हो सकता है यहीं पे जाके ये क्या करेगा, बॉम्ब गिरा देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएगा। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है, मान लो यूरोपियन यूनियन है, इसने XYZ को कोई बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी दी थी, ठीक है, तो न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी, तो इसने क्या किया, इसने न्यूक्लियर प्लांट की जगह इसने क्या किया, मान लो विपन बना लिया, तो क्या ये डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, वर्ल्ड के लिए खतरा हो जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 गलत है, इसका स्टेटमेंट है केवल 1, ओनली 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90. Consider the following statements. Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact for international migration, the Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration. The objective and commitments stated in the GCM are binding on the UN member countries. The GCM addresses internal migration or internally displaced people also in the objectives and commitments. सबसे पहली बात, क्या आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए और थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड तीनों ही देखिए. इसमें लिखा है बाइंडिंग और यहाँ देखिए लिखा है इंटरनल माइग्रेशन. मतलब इंडिया के अंदर इंटरनल माइग्रेशन क्या हुआ, बिहार से महाराष्ट्र लोग माइग्रेट कर रहे हैं या महाराष्ट्र से गुजरात कर रहे हैं, तो ये हुआ इंटरनल माइग्रेशन. अब बताइए क्या इंडिया चाहेगा कि यूएन जो है इस मैटर में इंटरफेयर करे? कोई भी देश, इंडिया क्या कोई भी देश हो गया, भूटान, चाइना, क्या वो चाहेगा? देखिए जहाँ तक एक्सटर्नल का बात हुआ, एक्सटर्नल माइग्रेशन कि भारत से लोग यूएस चल जा रहे हैं, भारत से लोग कहीं और भूटान चल जा रहे हैं, तो उसमें अगर यूएन इंटरफेयर करे तो बात अलग है. लेकिन भारत के अंदर की तो भारत की सोवरेनिटी कहाँ गई? तो पहले ही ये देखिए पहला स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है और वो थर्ड स्टेटमेंट है पहले ही आउट हो गया. ठीक है, साथ ही साथ याद रखिए जहाँ लिखा है ऑल दी कंट्रीज़, अरे भाई मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो यूएस का मन नहीं है इसमें आने का, मान लो एल सल्वाडोर का मन नहीं है इसमें आने का, मान लो इंडिया का ही मन नहीं है इसमें आने का, तो कौन फोर्स कर सकता है? ठीक है, पेरिस से यूएस भी बाहर गया था. ठीक है, कौन फोर्स कर सकता है? तो इसलिए इसका आंसर होगा नन, कुछ भी बाइंडिंग नहीं है और ऑल कंट्रीज इसके पार्ट नहीं है. चलिए नेक्स्ट. With reference to home guards, consider the following statements. Home guards are raised under the Home Guards Act and rules of central government. The role of home guard is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security. To prevent infiltration on the international border coastal areas, the border wing home guards battalions have been raised in some states. Home guards. अब मैंने कैसे सही किया था? मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो पुलिस मैन होते हैं, मैंने उनको देखा उसके कॉलर पे UPHG लिखा होता है, BHG लिखा है, तो उससे मुझे याद आया कि भाई ये तो बिहार होम गार्ड है, ये तो यूपी होम गार्ड है. ठीक है, अगर ये सेंटर के होते तो IPS जैसे होता है, क्या ये CHG नहीं होते, सेंट्रल होम गार्ड? क्योंकि सेंटर के जैसे मान लो हमारे स्टेट में क्या होते हैं, IAS जो होते हैं वो सेंटर के होते हैं. ठीक है, सेंटर डिप्लॉय करता है स्टेट्स में. IPS जो होते हैं वो भी सेंटर के होते हैं. ठीक है, तो उनका होता है इंडियन. ठीक है, चाहे IRS हो गया, इंडियन होता है. आप अगर होम गार्ड का देखेंगे तो उन पे उनके स्टेट का टैग लगा होता है. ठीक है, तो इससे याद रखिएगा ये जो रेज किए जाते हैं ये किसके रूल्स से होते हैं? स्टेट्स के रूल से होते हैं. बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. होम गार्ड जो होते हैं रूरल वाले होम गार्ड भी होते हैं और अर्बन वाले होम गार्ड भी होते हैं, साथ ही साथ बॉर्डर स्टेट्स के भी होम गार्ड्स होते हैं. चलिए 92 देखिए. विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. एक्शन. अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duties, the Indian Evidence Act. Celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others, Arms Amendment Act. याद रखिएगा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं होगा, क्या होगा? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2, यानी कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 93. रीजंस मेंशन. याद रखिए प्लेसेस इन न्यूज़, कन्फ्लिक्ट एरिया इन न्यूज़, मैपिंग, ये जो है ऐसे वैसे 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछता है. देखिए यहाँ पे दिया है रीजंस ऑफन मेंशनड इन न्यूज़ एंड रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज़. नॉर्थ किवू एंड इतुरी, वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अज़रबैजान. याद रखिएगा जो इतुरी है ये कहाँ है? ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, तो पहला ऐसे ही गलत हो गया. दूसरा नागोर्नो काराबाख कहाँ है? ये वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अज़रबैजान, तो दूसरा भी गलत हो गया. खेरसन एंड ज़पोरिजिया कहाँ है? यूक्रेन, तो ये भी गलत हो गया. इसलिए इसका आंसर होगा डी, नन. याद रखिएगा लेबनान में एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह. ठीक है. 94 देखते हैं. इजराइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स. जनरलाइज स्टेटमेंट है, हो सकता है
नेक्स्ट थोड़ा स्पेसिफिक आ गया है। द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरब वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। तो इसने यहाँ पे इजराइल एंड अरब लीग नहीं होगा, इजराइल एंड पैलेस्टीन होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब क्योंकि अरब लीग पूछ लिया है तो क्या हमें इसके जानना पड़ेगा? बिल्कुल जानना पड़ेगा। अरब लीग के बारे में जान जाइए। अरब लीग क्या है? ये 22 मेंबर्स का लीग है और इसको सेटअप कब किया गया है? 1945। कहाँ? कायरो इजिप्ट में। कौन से प्रोटोकॉल के तहत? अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल। इतना आप लोग जान लीजिए, इतना इनफ है एग्जाम के लिए आपके। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिगार्ड टू स्पोर्ट्स अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। अर्जुना अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय स्पोर्ट्स पर्सन, जी गलत है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नहीं है, ये है सस्टेन्ड एक्सीलेंस के लिए, और ये सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है। साथ ही साथ द्रोणाचार्य अवार्ड जो है टू ऑनर एमिनेंट कोचेज हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड सब स्पोर्ट्स पर्सन और टीम्स। दोनों नाम से ही आपको रिलेट कर रहा है कि ये किसी टीचर वीचर से रिलेटेड है, कोचेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार याद रखिएगा। टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता है, टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेड बाय NGO, टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेड बाय कॉरपोरेट बोर्ड्स या स्पोर्ट्स बॉडीज़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है। 2 और 4 गलत मेंशन है। चलिए, 44 चेस ओलंपियाड के बारे में जान जाइए। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया, बिल्कुल सही है। कहाँ हुआ था ये? चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट, द ऑफिशियल मैस्कॉट वॉज नेम्ड थम्बी, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया है? स्वैपिंग रूल लगाया है। जो विनिंग टीम ओपन सेक्शन में जो है उसका कप है वो कौन सा है? हैमिल्टन रसेल कप है। और जो विनिंग टीम इन द वुमेन सेक्शन जो है वो कौन सा है? मेंचिक कप है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। देख रहे हैं कैसे यूपीएससी स्वैपिंग रूल लगा रहा है। चलिए देखिए, वापस से प्लेसेस इन न्यूज़ आ गया। डोनबास कहाँ है? यूक्रेन में है। कचिन कहाँ है? म्यांमार में है। टिग्रे कहाँ है? इथियोपिया में है। इसका आंसर क्या होगा? नन। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द रिसेंट ईयर्स चैड, गिनिया, माली एंड सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़ देखा है तो याद रखिएगा वहाँ पे सक्सेसफुल कूप्स हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो लिखा है, चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस कहाँ बना है? एक रीम नेवल बेस है। कहाँ है? कंबोडिया में, वहाँ है। फिर साथ ही साथ ये जो मिलिट्री बेसिस बना रहा है कैसे बना रहा है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरफ बना रहा है। साथ ही साथ जो साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट है कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है? ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा। कहाँ से? कहाँ? सेनेगल से लेकर डकार। ठीक है, चलिए इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्रीज। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द एवर इंडस्ट्रीज? फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज एंड स्टील प्लांट्स। थोड़ा सा भी अगर इसने ग्रीन हाइड्रोजन ने थोड़ा सा रोल प्ले कर लिया तो भाई ये तो ऑब्वियसली सही हो जाएगा ना। इसलिए इसका आंसर ऑल 3 है। बहुत ही जनरल है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, इसलिए ये चांसेस सही होने के ज़्यादा होते हैं। ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20। द G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज़ और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज़। याद रखिएगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं G20 के बारे में। याद रखिएगा G20 का कोई ऑफिशियल सेक्रेटरिएट नहीं बना है और अभी अफ्रीकन यूनियन जो है इसका न्यूएस्ट मेंबर है। अब ये G21 हो गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स जान लीजिए। जो फर्स्ट G21 समिट जो हुई थी कहाँ हुई थी? 2008 में वॉशिंगटन DC में हुई थी। साथ ही साथ याद रखिए 2023 में कहाँ हुई थी? ये इंडिया में हुई थी। 2024 में कहाँ हुई थी? रियो दे
जनारियो 2025 में साउथ अफ्रीका और 2026 में कहाँ होने वाली है, यूएसए जो है इसको होस्ट करने वाला है। तो इसी के साथ हमने लास्ट के 50 क्वेश्चंस भी देख लिए। हमारा 2023 का पेपर कंप्लीट हो गया। होप आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी जिसको आप अपने आने वाले एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। ऑल दी बेस्ट।